अभी भी बहुत जान बाकी है। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास के हवाले से 19 जुलाई को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत के जरिए अहम इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करने की होगी कोशिश। 20 जुलाई से शुरू होगा पार्लियामेंट का मानसून इजलास। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के शराब घपले पर किया हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस से वाबस्ता अनवर ढेबर है इसका मास्टरमाइंड। सिंडिकेट बनाकर लूटे गए 2161 करोड़ रुपए। रविशंकर ने आम आदमी पार्टी पर किया तंज। कहा, शराब से गैर कानूनी कमाई बन गई अपोजिशन हुकूमत का आलाकार। राजस्थान में कांग्रेस की कशमकश पर दिल्ली में अहम मीटिंग। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान जारी रस्साकशी पर आज भी नहीं हो सका इत्तफाक राय। राजस्थान इंतखाबात की तैयारियों पर किया गया तबादला ख्याल। एनसीपी वोट के बाद आज का दिन बहुत अहम। शरद पवार ने आज दिल्ली में बुलाई पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग। इजलास से पहले पार्टी में बगावत, इंतखाबी निशान जैसे मौजूआत पर होगी बात। मीटिंग से पहले शदीद पोस्टर वॉर। सुप्रीम कोर्ट मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली हुकूमत की अर्जी पर 10 जुलाई को करेगी समाअत। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने मंजूरी के बगैर दिल्ली हुकूमत के जरिए रखे गए मुलाजमीन को हटाया। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले पर किया इज़हार तशक्कुर। कहा, माहाना लाखों रुपए की तनख्वाह पर रखा गया था केजरीवाल गैंग के लोगों को। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जा रही एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से हेडिंग्ले में हुआ शुरू। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का किया फैसला। इंग्लैंड ने अपनी टीम में की 3 तब्दीलियां। ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच जीतने के बाद मैचों की सीरीज में 2-0 से है आगे। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल 19 जुलाई को कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। इजलास में 20 जुलाई को शुरू होकर 11 अगस्त तक जारी रहेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस इजलास में 17 नशिस्तें होंगी। इससे कबल पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके तमाम पार्टियों पर जोर दिया था कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान कानून साजी के कामकाज और दीगर मौज़ूआत पर मायनेख़ीज़ बहस में हिस्सा लें। मरकजी वज़ीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी ने पीर को पार्लियामेंट का मानसून इजलास पार्लियामेंट की पुरानी इमारत में होने की इत्तला दी। और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान छत्तीसगढ़ के शराब घपले पर कांग्रेस हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि रियासत को शराब की फरोख्त पर ड्यूटी मिलती है। इसे एक सिंडिकेट बनाकर सरकार को मिलने वाले 2161 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। इस लूटमार का बड़ा हिस्सा वहां के हुक्मरान सियासी लोगों के पास जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि शराब के जरिए गैर कानूनी कमाई आजकल अपोजिशन हुकूमतों का एक अहम हथियार बन गया है। शराब के माध्यम से इलीगल कमाई आजकल विपक्षी सरकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार बन गया है। छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है जो सरकार को आनी चाहिए थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बड़े घपले का मास्टरमाइंड अनवर ढेबर है जो कांग्रेस लीडर और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का भाई है। एजाज ढेबर वजीर आला भूपेश बघेल का बहुत नजदीकी है। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चूना लगाना है और नेताओं की जेब गर्म करनी है, यह है पूरी कहानी।
इसमें एक सज्जन है, मास्टरमाइंड है अनवर ढेबर। अनवर ढेबर मास्टरमाइंड है। और ये कौन है? ये कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई है। एजाज ढेबर कौन है? मुख्यमंत्री बघेल के बहुत ही करीबी है। ये इलीगल पैसा जो जनरेट किया 2061 करोड़ का, इसमें सिंडिकेट अपना शेयर रखता है और बाद लोग पॉलिटिकल सिस्टम में उसको पेबैक कर दिया जाता है। रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पटना में अपोजिशन की जो बारात सजी थी उसमें दूल्हे का पता नहीं चला और इसके अलावा कई बाराती भी छोड़कर चले गए। नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा। क्या हुआ आपने देखा। 19 में भी पूरा उन्होंने ट्वीट किया, उस समय शायद जेल में थे, कि मोदी जी की हवा रुकेगी। क्या हुआ आपने देखा। और अभी 24 में भी देश देख रहा है क्या होगा। लालू जी, मैंने सवाल किया था, पटना की बैठक हुई थी तो पटना से मैंने कहा था कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। रुख करते राजस्थान का। राजस्थान कांग्रेस में वजीर आला अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान जारी रस्साकशी पर आज बड़ा फैसला होना था, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। राजस्थान कांग्रेस के ताल्लुक से आज दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वजीर आला गहलोत की तबीयत नासाज थी और उन्होंने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शिरकत की। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता महीने पायलट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाली थी, जिसके बाद से राजस्थान कांग्रेस में बेहद बेचैनी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 से 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। वजीर आजम इन रियासतों में कई प्रोग्रामों में शामिल होंगे। 4 रियासतों के 5 बड़े शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में वजीर आजम तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 50 प्रोजेक्टों का तोहफा भी देंगे। 7 जुलाई को सबसे पहले दिल्ली से रायपुर का सफर करेंगे, जहां वो रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के मुख्तलिफ 6 लेन वाले हिस्सों का संग बुनियाद रखने समेत कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। रायपुर के बाद वो गोरखपुर जाएंगे, जहां वो गीता प्रेस के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वजीर आजम गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। गोरखपुर से वजीर आजम अपने इंतखाबी हल्के वाराणसी जाएंगे, जहां वो कई बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वाराणसी में वजीर आजम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की नई लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम वाराणसी जौनपुर शाहरा को 4 लाइन करने के मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम मणिकर्णिका घाट पर हरीश चंद्र घाट की तज़ीन और आराइश का भी संग बुनियाद रखेंगे। 8 जुलाई को वजीर आजम वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल का सफर करेंगे। यहाँ वो नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के बड़े हिस्सों समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम NH 563 के करीमनगर वारंगल सेक्शन को 4 लेन करने का संग बुनियाद भी रखेंगे। उसके बाद वजीर आजम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के मुख्तलिफ हिस्सों को वक्फ करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 1 के लिए बैन रियासती ट्रांसमिशन लाइन को भी वक्फ करेंगे। इस दौरान वजीर आजम बीकानेर रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम 7 जुलाई को यानी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वजीर आजम के दौरे के ताल्लुक से रियासती बीजेपी में काफ़ी जोश व खरोश है और वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए रायपुर में लाखों लोग मौजूद रहेंगे। वजीर आजम के दौरे की तैयारियों और आम लोगों के साथ पार्टी कारकुनों में किस तरह का जज्बा है, जोश है, इसी सिलसिले में DD न्यूज़ ने बीजेपी के छत्तीसगढ़ के रियासती सदर अरुण साव से खुसूसी बातचीत की। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, कितना बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए?
आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने चिंता करके काम किया। कोरोना के समय, वैश्विक महामारी के समय जिस प्रकार से फ्रंट में आकर देश का नेतृत्व किया, छत्तीसगढ़ के भी 2 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज देकर एक सुरक्षा कवच दिया। और इसलिए छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित है। दूसरा, अगर हम देखें कि जो रोड प्रोजेक्ट जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं, कुछ शुरू भी हो गए, वो कितना बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ के अंदर लेके आएंगे कनेक्टिविटी को लेकर? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। इसमें एक बड़ा योगदान ये जो सड़क की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। आदिवासी समुदाय किस तरीके से ले रहा है प्रधानमंत्री की इस रैली को और प्रधानमंत्री के इस आह्वान को? आदिवासी समाज के लिए जितना काम पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो अद्भुत है। चाहे वन धन योजना के माध्यम से हो, चाहे आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हो, और चाहे एकलव्य विद्यालयों की श्रृंखला बनाने का मामला हो, आम आदिवासी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गौरव और सम्मान का बात है कि आजादी के 75 साल बाद आदिवासी समाज की एक बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जो बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनके लिए कार्य किया है, और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ वासी काफी उत्साहित हैं, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए वो रायपुर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, रायपुर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा भी देंगे। इससे कबल भोजपुरी फिल्म स्टार और गोरखपुर के एमपी रविकिशन ने इस कामयाबी के लिए वजीर आजम और वजीर रेल का शुक्रिया अदा किया। गोरखपुर में डीडी न्यूज के साथ एक खास बातचीत में रुकन असेंबली रविकिशन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से गोरखपुर को मिलने वाले तोहफे के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। गोरखपुर को शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरी झंडी दिखाएंगे और हमारे साथ गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रविकिशन हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को पत्र लिखा था कि वंदे भारत का परिचालन शुरू किया जाए, और अन्य क्या क्या मांगे इन्होंने की थी जिसको पूरी की गई है, इस पर हम बात करेंगे रविकिशन से जो अभी हमारे साथ हैं। रवि जी, कहा जा रहा है कि आपने मांग की थी, आपने पत्र लिखा था वंदे भारत के लिए, क्या मांग पूरी होगी? जी, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, रेल मंत्रालय को दिल से, वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आभारी हूं कि समस्त भारत और विश्व के सबसे बड़े नेता ने एक सांसद को, अपने सांसद को, उनके पत्राचार को इतनी तवज्जो दी, इतनी अहमियत दी, और उन्होंने जनता की मांग, चूंकि गोरखपुर से रोज 1 लाख लोगों का मूवमेंट है उस रेलवे स्टेशन से, 1 लाख पीपल, और उन्होंने ये आशीर्वाद के रूप में मुझे ये तोहफा दिया। समस्त देवतुल्य जनता, 50 लाख का जो मंडल है हमारा गोरखपुर का, वो आभारी है। माता बहनें सब आशीर्वाद दे रही हैं कि वंदे भारत जो 110 की स्पीड से, क्योंकि रेल ट्रैक अभी 110 पे है, इसकी 160 की स्पीड है, जो कि 2025 में रेल मंत्रालय ने प्लान किया है कि उस रूट को 160 की स्पीड का ट्रैक बना दे। तब सोचिएगा कितना, और बहुत सस्ती, 700 रुपए तक की टिकट है। तो ये बहुत ही बड़ा तोहफा है। कल स्कूली बच्चे जाएंगे, पूरा गोरखपुर, कहते हैं ना कि बम बम है, सावन का महीना है, और सबसे बड़े शिव भक्त हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, और स्वयं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी सौगात वंदे भारत के साथ साथ समस्त गोरखपुर रेलवे पूरे स्टेशन को 5 स्टार होटल के रूप में बना रहे हैं, जहां पे 2 5 स्टार होटल होंगे, जहां पे मॉल्स होंगे, सारे बेस्ट टॉप नॉच ब्रांड्स होंगे, जहां पर एक्सीलेटर, सीढ़ी उड़ी, पूरा ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं अंग्रेजों के टाइम की बनी, ये पूरी ध्वस्त हो, स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, कई 100 करोड़ का, और ये इसका टेंडर निकल जाएगा। हमको लगता है अक्टूबर से काम
बहुत ही तेजी से शुरू होगा। अब वंदे भारत से मिथिला और अवध की दूरी घटेगी और इंटरनेशनल टूरिस्टों की आवाजाही लगातार बढ़ेगी। कैमरामैन किशन चंद के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नागपुर में महाराष्ट्र के खास तौर पर हसास कबायली ग्रुपों से मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर मुख्तलिफ कबायली ग्रुपों की तरफ से तैयार करदा नवादरात भी देखे। इस मौके पर सदर जमहूरिया को कबायली ग्रुपों के नुमाइंदों ने कबायली आवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से बाखबर कराया। तकरीब में खास तौर पर कमज़ोर कबायली ग्रुपों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत को एकलव्य स्कूलों में खास तौर पर हसास कबायली ग्रुपों के दाखिले के लिए अलहदा इंतजाम करने की ज़रूरत है ताकि इन कबायली ग्रोहों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। और मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के दरमियान राजधानी दिल्ली में ताकत की सियासत जारी है। दिल्ली हुकूमत के सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बुध के रोज एक हुक्मनामा जारी करके 437 सरकारी मुलाजमीन की नौकरी पर तलवार लटका दी है, जिन्हें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की इजाजत के बगैर मुकर्रर किया गया था। ये ज़ाब्ते के खिलाफ है। अब इस पर बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। जुमेरात की सुबह अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया। कपिल मिश्रा ने कहा 437 नए सरकारी ओहदे बनाए गए और केजरीवाल गैंग के लोगों को लाखों रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा गया। इन तकर्रुरियों में रिजर्वेशन भी नाफिज नहीं किया गया और दलितों, पसमानदा कबायलियों के हुकूक छीन लिए गए। अहलिया सिर्फ आम आदमी पार्टी का कारकुन होना थी। इन तमाम गैर कानूनी ओहदों को खत्म करने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना का शुक्रिया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने कॉमन सिविल कोड पर कहा है कि लॉ कमीशन ने सबसे उनके ख्यालात पूछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलत फहमियाँ ज़्यादा हैं। मुस्लिम समाज में यूसीसी के बारे में गलत ख्यालात हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सही मालूमात फराहम करने की सिमत में काम करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हर चीज़ की मुखालफत करना मुनासिब नहीं है। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। और इसलिए जो बोर्ड है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि देश के अंदर कैसे कॉमन सिविल कोड लागू, चूँकि संविधान के तहत ये निर्देश का नहीं, या संविधान में इसका उल्लेख है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए। बेंगलुरु में G20 खलाई मईशत के शोबे के नुमाइंदों की चौथी मीटिंग जारी है। इस 2 रोज़ा मीटिंग के दौरान खलाई मईशत, खलाई एजेंसियों की जिम्मेदारियां और मिशंस के राब्तों जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मीटिंग का मकसद आलमी मईशत में खलाई मईशत की शराकतदारी को बेहतर बनाना है। और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8-9 वर्षों में भारत ने खलाई सफर में काफ़ी तरक्की की है। Glad that India is now in a position to share its inputs, its inferences with the other member countries, as well as was noticed recently through a very successful visit of Prime Minister Modi to USA, which had a very strong undercurrent of space agenda, which was recognized overseas, and the new chapter of public-private participation, I think, is going to make it imperative for all of us to learn the virtues of an integrated approach. And when I say integrated, it is public-private domestically and public-private overseas. So all of us get together for an extended collaboration amongst all of us, the whole of government, whole of nation, domestically, overseas. And an era of partnerships, I think, is now in the offing. Our concerns are common because the space is common. So our challenges are common, and therefore our effort also has to be common. मीटिंग से खिताब करते हुए भारतीय खलाई तंजीम के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा कि मीटिंग का असल मकसद में शामिल अहदाफ को हासिल करना है। Together we are on a journey to achieve
the objectives of space being inducted as a formal agenda item in G20 in the future. This fourth edition of SCLM will certainly speed up that journey in which the space agencies and industries are already on board. As part of this, the fourth edition, we also made an attempt to include the ambassadors and senior diplomats in this country. We organized a precursor event in April this year at Shillong. It was a huge success with the participation of ambassadors, high commissioners, senior diplomats from 16 countries. मल्टीनेशनल कंपनी मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुकाबला करने के लिए एक नया ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया है। ये नया ऐप सिनतकार एलन मस्क की मिल्कियत वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बराह रास्त चैलेंज करेगा। थ्रेड्स मेटा की तस्वीर और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम का टेक्स्ट शेयरिंग एडिशन है। मेटा का कहना है कि नया ऐप नए और ताज़ा तरीन मालूमात और अवामी गुफ्तगू के लिए एक नया प्लेटफॉर्म होगा। थ्रेड्स को इंस्टाग्राम टीम ने तैयार किया है। थ्रेड्स को अब भारत में भी दस्तयाब करा दिया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और एप्पल के ऐप स्टोर से भी इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। रियल टाइम फीड थ्रेड्स में भी दस्तयाब होगा और इसके फीचर्स और इंटरफेस काफ़ी हद तक ट्विटर से मिलते जुलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए की बैनुल-अक़वामी सतह पर शमूलियत के लिए कई मुख्तसर मुद्दत और तवील मुद्दती इक़दाम तजवीज़ किए हैं। ये इक़दाम RBI की तरफ से मुक़र्ररा कमेटी ने किए हैं। इसके साथ ही RBI कमेटी ने IMF की शमूलियत से मुतालिक खुसूसी राइट्स बास्केट में रुपए को शामिल करने का मशवरा भी दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बैंड डिपार्टमेंटल कमेटी ने दूसरे ममालिक में रुपए के लेन देन को मकबूल बनाने और डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए कई इक़दामात की सिफारिश की है। राधा श्याम राठौर की सरबराही में कायम कमेटी ने रुपए को बैनुल-अक़वामी करेंसी के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए मुख्तसर मुद्दत, दरमियानी मुद्दत और तवील मुद्दती इक़दामात तजवीज़ की हैं। RBI की इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान दूसरे ममालिक के साथ आला सतह के तिजारती ताल्लुकात हासिल करेगा और मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को बेहतर बनाएगा। कमेटी IMF की SDR बास्केट में रुपए को शामिल करने के लिए भी कोशिशें कर रही है। IMF ने SDR एक बैनुल-अक़वामी रिजर्व असासे के तौर पर बनाया है जिसमें रुकन ममालिक के सरकारी ज़खायर को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। RBI कमेटी ने आलमी रुपया मार्केट को फ़रोग़ देने और हिंदुस्तान को रुपए के लेन देन और कद्र की दरियाफ्त के मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देकर मालियाती मंडियों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। कमेटी ने सरहद पार लेन देन के लिए दूसरे ममालिक के साथ हिंदुस्तानी अदायगी के निज़ाम के इंज़माम और हिंदुस्तानी रुपए की मार्केट को फ़रोग़ देकर आलमी सतह पर मालियाती मंडियों को मजबूत बनाने की तजवीज़ भी दी है, जो कारोबारी दिनों में 24 घंटे काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। रुख करेंगे खेल के मैदान का। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जा रही एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से हेडिंग्ले में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में 3 तब्दीलियां की हैं। मार्को, क्रिस वोक्स और मोइन अली की टीम में वापसी हुई है। ओली पॉप इंजरी के बायस एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के पहले 2 मैच जीत लिए हैं और 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली है। और इस बीच भारत की PV सिंधु ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह यकीनी बना ली है। PV सिंधु का मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की नात्सुकी नादाइरा से होगा। मर्दों के सिंगल जुमरे में लक्ष्य सेन ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। पहले राउंड में लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के कोनोलावत व तद्रेसन को 18-21, 21-15 के फर्क से शिकस्त दी। लक्ष्य का मुकाबला आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के युगोर कोयलो से होगा। दूसरी तरफ साई प्रणीत को पहले राउंड में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट के इफ्तिताई मैच में साई प्रणीत को डेनमार्क के युगोर कोयलो के हाथों 12-21, 17-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कृष्णा प्रसाद गागा और विष्णुवर्धन गोट की मर्दों की भारतीय डबल्स टीम कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गई। कृष्णा और विष्णुवर्धन ने चाइनीज ताइपे के चेन जी रे और लोचन की सीधे गेम्स में 14-21, 16-21 से मात दी थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कप्तान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है। साथ ही T20 में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सूर्य कुमार यादव को पहली बार टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। हमवार